बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने एक बच्चे को जो स्पीच डिले के साथ आता है, अगर टॉक्स में हमारा स्टेशन आ जाता है स्पीच डिले का, तो हमने कैसे प्रोसीड करना है। टॉक्स में डिफरेंट टाइप्स में स्पीच डिले आपके पास आ सकता है। मोस्टली इंटरेक्टिव होगा, उसमें जो एग्जामिनर है आपका वो पेरेंट बन के भी आ सकता है और जस्ट एज एग्जामिनर भी आ सकता है कि आपको सिनेरियो दिया जाएगा कि एक बच्चा आपके पास स्पीच डिले का है, तो आपने इसमें प्रोसीड कैसे करना है, इसको अप्रोच कैसे करना है। तो जब भी कोई ऐसा केस आता है, डेफिनेटली आपने सबसे पहले सिनेरियो को रीड आउट करना है और आपके माइंड में कुछ स्कीम होनी चाहिए कि मैंने बच्चे को कैसे असेस करना है। डेफिनेटली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चे के नॉर्मल स्पीच के माइलस्टोन्स क्या होते हैं, किस एज का बच्चा क्या स्पीच में अचीव करता है। डेवलपमेंट के स्पीच में डेवलपमेंट के रेड फ्लैग्स क्या हैं। फिर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि बच्चे के बाकी माइलस्टोन्स किस एज पे क्या अचीव होते हैं, कि बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर जो स्पीच डिले है उसके काजेस क्या हो सकते हैं। तो जब आपको बैकग्राउंड की नॉलेज होगा तो फिर आप इजीली आप इस केस को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरेटिकल चीज को बात करते हैं और फिर हम इंडिविजुअली केस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर जो स्पीच है वो नॉर्मली किस एज पर क्या डेवलप होती है। अगर हम स्पीच के माइलस्टोन्स की बात करें तो डेफिनेटली जो 3 मंथ्स है उसके ऊपर हमारे क्यूइंग, जो इनिशियल माइलस्टोन है दैट इज क्यूइंग। क्यूइंग क्या है कि उसकी बच्चे की कुछ वोकल साउंड्स होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसके मुंह से आ उ ला जिस तरह की डिफरेंट साउंड्स हैं वो बच्चे के मुंह से निकलती है, उसको हम क्यूइंग कहते हैं। फिर जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो उसको मोनोसिलेबल बैबलिंग आती है, ठीक है। बैबलिंग यानी कि बाबा लाला, ये जो है बाइसिलेबल है। तो अगर जब इसको वन सिलेबल में आएगा जैसे बा ला ता, ठीक है, तो ये दा, तो ये मोनोसिलेबल बैबलिंग है जो 6 मंथ्स पे आ जाती है। और बच्चा जब 12 मंथ का, सॉरी 9 मंथ का हो जाता है तो उसकी बाइसिलेबल बैबलिंग आती है कि उसका वो बाबा लाला ताता दादा, तो ये बिला के बोलता है, ठीक है। 1 ईयर के अराउंड अबाउट उसका जो है वो पहला जो वर्ड आ जाता है। और अगर बच्चा जब 15-18 मंथ्स का होता है तो उसकी जो वोकेबलरी है वो 5 से लेकर 40 वर्ड्स तक हो सकती है। 2 ईयर पे उसकी वोकेबलरी जो है 150 से 300 वर्ड्स की हो सकती है और वो 2 वर्ड्स को मिला के बोलना शुरू कर देता है। 3 ईयर का बच्चा जो है वो 3 लफ्जों को मिला के बोलता है और उसको पता होता है कि उसकी एज क्या है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है। 4 ईयर पे जो है उसकी वोकेबलरी जो है वो 5 वर्ड सेंटेंस पे आ जाती है और वो स्टोरी सुनाता है, क्वेश्चंस पूछता है आपका। और 5 ईयर का बच्चा जो है उसकी जो स्पीच होती है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट होती है आपकी जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो डिफरेंट एज के माइलस्टोन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि रेड फ्लैग्स के हैं हमारे स्पीच के। तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो ये है कि अगर बच्चा किसी भी एज पे उसकी अगर स्पीच में कोई माइलस्टोन से अचीव किया और वो रिग्रेस कर गया है, दैट इज रेड फ्लैग। कि पहले बच्चे ने एक वर्ड सीख लिया था और अब वो चीज भूल गया है, तो वो उसका रेड फ्लैग है। पहले बच्चे को 2 वर्ड्स बोलना आते थे, अब उसके 2 वर्ड्स चले गए हैं, वो नहीं बोल पाता, तो वो उसका रेड फ्लैग है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि रेड फ्लैग किसी बच्चे में किसी एज पे कोई भी रेड फ्लैग आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चे के अंदर किसी भी एज पे कोई रिग्रेशन ऑफ स्पीच आई है जो उसने पहले अचीव की थी, तो दैट इज रेड फ्लैग। अदर रेड फ्लैग्स क्या है कि एक बच्चा आपका है और जो 1 ईयर का हो गया और उसने बैबलिंग अचीव नहीं की, तो दैट इज रेड फ्लैग। अगर एक बच्चा इसकी एज 18 मंथ्स हो गई है और उसका एक वन रियल वर्ड भी नहीं आया, रियल वर्ड का मतलब यह है कि बच्चा किस चीज को उसके नाम से पुकारता है या उस चीज का एक नाम फिक्स कर लेता है। सपोज वालदा को देखे वो कहता है मामा, मतलब वो एक नॉर्मली तो बैबलिंग वाला मामा होता है, बाबा दादा होता है, वो बैबलिंग में आएगा, वो रियल वर्ड नहीं है। रियल वर्ड का मतलब यह है कि वो इस वर्ड को सिर्फ उस चीज के साथ एसोसिएट कर लेता है। पानी को पानी ही कहता है हर दफा, या पानी कहता है, जो भी कहता है, बट वो स्पेसिफिकली एक चीज को नाम दे देता है, तो उसको हम रियल वर्ड कहते हैं। तो जब रियल वर्ड आ जाता है तो अगर 18 मंथ का बच्चा भी है और उसका एक रियल वर्ड भी नहीं आया, तो दैट इज रेड फ्लैग। 2 ईयर्स का बच्चा है और अगर 2 वर्ड सेंटेंस वो नहीं बोल पाता, तो दैट इज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब यह है कि आपने उसमें डेफिनेटली बच्चे को अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियन को, पीडियाट्रिक डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट को दिखाना है ताकि उसको मजीद देखा जा सके कि उसकी रीजन क्या है। सो आपको रेड फ्लैग पता होने चाहिए। रेड फ्लैग पर हम आते हैं काज पर कि स्पीच डिले की काजेस क्या होती हैं। तो काजेस अगर हम ग्लॉसली देखें तो उसमें एक काज तो है कि आपकी सिर्फ स्पीच का इशू है, बच्चा बाकी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसकी स्पीच ही डेवलप नहीं हो रही। इसको हम कहते हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर या स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट या डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो इसमें यह है कि बच्चा अदरवाइज बिल्कुल ठीक होगा, जस्ट उसकी स्पीच की जाते हैं हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट डिले कि बच्चा सारे डोमेन्स के अंदर पीछे है। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, दैट कैन बी जेनेटिक, दैट कैन बी सिंड्रोमिक, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम सेरेब्रल पाल्सी। तो अगर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, फिर आईडी है कि पेशेंट की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगेन उसके अंदर भी स्पीच डिले आ सकता है। तो ये सारी काजेज हैं जो कि स्पीच डिले के अंदर आती हैं। फिर हेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग के अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, लाइक पेशेंट का कोई फेमिलियल हेयरिंग लॉस है,
सेंसोरियल हियरिंग लॉस बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिक ड्रग्स है, या कोई कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, लाइक उसकी ईयर वैक्स है, ओटाइटिस मीडिया हो रहा है उसको बार बार, तो उस वजह से हियरिंग लॉस होता है। डेफिनेटली जब हियरिंग लॉस होगा तो फिर स्पीच डिले भी साथ में आएगी। बिहेवियरल डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसको हम एससीडी कहते हैं, वो भी आपके स्पीच डिले के अंदर आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कि आपके जो स्पीच प्रोडक्शन के एरियाज हैं, लाइक पैलेट है, लिप है, लिरिक्स है, तो उसके अंदर कोई मसला है, लाइक क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, लेरेंजल वोकल कॉर्ड के अंदर कोई इश्यूज हैं, तो उसके अंदर भी स्पीच आपकी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। डिसार्थ्रिया यानी स्पीच के अगर जो मसल्स है कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, डिसार्थ्रिया है, डिस्टोनिया है, और मोटर डिस्टोनिया उसको बहुत सीवियर किस्म का आ रहा है, तो वो बच्चे भी स्पीच डिले के साथ आ सकते हैं। इस तरह जो हमारे कोई उसका चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड निगलेक्ट है, उसका एक्सपोजर ही नहीं स्पीच से, केयर गिवर्स उसके साथ बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, और पेशेंट का बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, तो वो भी स्पीच डिले के साथ आ सकते हैं। तो डिफरेंट काजेज हैं जिनको आपने हिस्ट्री के अंदर एवेल्यूएट करना है। तो अब हम आते हैं केस की तरफ कि एग्जामिनर आपको कहता है कि 2 इयर्स का बच्चा है, उसकी स्पीच डिले है, उसका एक वर्ड भी स्पीच का अभी तक नहीं आया, आपको कैसे प्रोसीड करोगे? तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप के अंदर तो हम स्पीच पे बात करेंगे कि बच्चे ने स्पीच के अंदर क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, क्या कुछ अचीव भी किया है कि नहीं, और कब से रिग्रेस किया है, कि उसने कोइंग अचीव किया है या नहीं, बबलिंग अचीव किया है कि नहीं, बबलिंग उसकी मोनोसिलेबल है, बाइसिलेबल है, और किस एज में अचीव किया है, या उसने स्पीच अचीव की थी और अब उसकी रिग्रेस हो गई है। तो इन सब चीज़ों को आपने डिटेल में देख लेना है कि बच्चे की, अगर वो एग्जामिनर कहता है कि उसकी एक वर्ड स्पीच भी नहीं है, तो आपने उसके पहले के स्पीच के जो माइलस्टोन है उनको देख लेना है, और आपने देख लेना है कि उसकी रिग्रेशन तो कहीं पे नहीं आई, तो आपने देखना है कि बच्चा आपका रेड फ्लैग के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह आपने पूरी स्पीच को एवेल्यूएट कर लेना है। स्पीच के बाद डेफिनेटली आपने स्पीच के सारे माइलस्टोन देख लेने हैं, उससे पहले की एज के माइलस्टोन्स, और फिर आपने उसकी हेयरिंग को डिटेल में देख लेना है कि बच्चा, उसकी हेयरिंग कैसी है, क्या वो स्टार्टल होता है कि नहीं, साउंड से उसको स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है कि नहीं, पेशेंट अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, जब उसके कोई बुलाया जाता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, ठीक है, साउंड की तरफ वो मुतवज्जो होता है कि नहीं। तो हेयरिंग को एवेल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हेयरिंग के साथ फिर आपने उसका ये भी, उसकी टियोलॉजीज को भी देख लेना है कि बच्चे के अंदर कोई ईयर डिस्चार्ज की स्थिति तो नहीं है, ईयर ट्रॉमा की स्थिति तो नहीं है, ईयर की मेलफॉर्मेशन तो नहीं है, और कोई ईयर के रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है। तो इस तरह आपने हेयरिंग के माइलस्टोन्स को, स्पीच के माइलस्टोन्स को और साथ हेयरिंग को असेस कर लेना है। तो हेयरिंग के अंदर आपने डेफिनेटली उसके अंदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स का एक्सपोजर उसका पूछ लेना है, और आपने उसके न्यूबॉर्न स्क्रीन का पूछ लेना है कि बच्चे की जो हेयरिंग की है, पैदाइश के पास आसपास जो पैदाइश के ऊपर उसके कानों की जो समात है उसका टेस्ट हुआ था कि नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग के माइलस्टोन सुनने के बाद फिर आपने उसके जो है बाकी माइलस्टोन का पूछ लेना है कि उसकी विजन कैसी है, उसकी स्पीच कैसी है, उसकी जो है वो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल कैसे हैं। तो इस सब का इंपॉर्टेंट मकसद ये होता है कि बच्चा क्या, उसका जो डिले है स्पीच में डिले है या उसका ग्लोबल डिले है, क्योंकि उसके काज डिफरेंट जाते हैं। तो आपने बाकी जो माइलस्टोन्स के डोमेन्स हैं उनको भी चेक कर लेना है, ठीक है। साथ ही आपने उसकी हिस्ट्री पूछ लेनी है कि एंटीनेटल हिस्ट्री कैसी थी, नेटल कैसी थी, और पोस्ट नेटल कैसी थी। एंटीनेटल में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये है कि उसको कोई टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, उस लिहाज से आपने पूछ लेना है कि बच्चे के अंदर कोई उसकी माँ के जिस्म के ऊपर कोई रैश तो नहीं बना था, धब्बे तो नहीं बने थे, फीवर तो नहीं हुआ था, यूटीआई तो नहीं हुआ था, कोई रेडिएशन एक्सपोजर, मेडिसिन इनटेक तो नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों को आपने पूछ लेना है। और माँ के हम लोग कोई अल्ट्रासाउंड होते रहे थे, उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही थी, इन सब चीज़ों को पूछ लेना है। पेरिनेटल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पूछना है बच्चे की जेस्टेशन क्या थी, प्रीमेच्योरिटी अगेन रिस्क फैक्टर है हेयरिंग इश्यूज के लिए और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले के लिए, उसका वेट क्या था, बच्चे को कोई जॉन्डिस तो नहीं हुआ था, बच्चे को कोई न्यूरोनल सेप्सिस मेनिंजाइटिस तो नहीं हुआ था, स्ट्रोक तो नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों का आपने वहाँ पे पूछ लेना है। और पोस्टनेटल भी इस चीज़ों में अंदर आ जाती हैं। इस तरह बाकी आपने पूछ लेना है बच्चे का कोई एडमिशन तो नहीं हुआ, और टॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं गई, कोई ब्रेन इंजरी कोई वजह तो नहीं हुई। तो इन चीज़ों का आपने पूछ लेना है जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, सेरेब्रल पाल्सी और इवेंचुअली जो है स्पीच डिले करवा सकती हैं। बिहेवियर इश्यूज को भी स्क्रीन करना है आपने। बिहेवियर में आपने ऑटिज्म को स्क्रीन करना है खासतौर पर कि बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है, रिस्पॉन्स टू नेम कैसा है, बच्चे की कोई स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स तो नहीं है, एपैथी तो नहीं है, बच्चा बाकी बच्चों से खेलता है या नहीं खेलता, उसके जो है वो सेंसरी इश्यूज तो नहीं है, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपोसेंसिटिविटी। तो ऑटिज्म के सारे क्वेश्चन आपने पूछ लेने हैं। इस तरह एडीएचडी का पूछ लेना आपने, और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। अपने फैमिली हिस्ट्री का जरूर पूछना है कि फैमिली में किसी और को बच्चे को मसला तो नहीं हेयरिंग का, क्योंकि हेयरिंग लॉस जो है वो फेमिलियल होता है, और किसी और बच्चे में भी इस तरह स्पीच डिले का इशू तो नहीं है। तो आपने फैमिली हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी जो ओरोमोटर है उसके फंक्शंस को देख लेना है कि बच्चे में ड्रूलिंग, डिस्फेजिया, ये चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर ड्रूलिंग, डिस्फेजिया हो रहा है तो हो सकता है कि उसको डिस्टोनिया हो, इसी वजह से उसकी स्पीच भी प्रॉपर नहीं हो रही। तो अगर बच्चा ओवरऑल उसको डिस्टोनिक है, एब्डोमिनल मूवमेंट्स है, डिस्फेजिया है, ड्रूलिंग है, तो डिस्टोनिया की वजह से भी बच्चे की स्पीच डिले हो सकती है।
आपने उसके एनाटॉमिकल काउज को देख लेना है कि उसकी तालू कटा हुआ तो नहीं है, उसके होंठ कटे हुए तो नहीं है, और उसकी आवाज़ कैसी आती है, सांस से मसला तो नहीं होता। तो इस तरह आपने उसके जो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और वोकल कॉर्ड के जो इश्यूज हैं उनको आपने स्क्रीन कर लेना है। फिर आपने उसके इन्वायरमेंटल काज को देखना है कि इन्वायरमेंट में कैसा है बच्चा, किसके साथ रहता है, उसका केयर गिवर कौन है, क्या बच्चा ऑर्फनेज में रहता है, क्या बच्चा अडॉप्टेड चाइल्ड है, क्या उसके पेरेंट्स वर्किंग है या नहीं है। इनको आपने ज़रूर में देख लेना है। आपने देखना है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसके पेरेंट्स को कितना टाइम देते हैं, कितने टाइम के लिए उसके साथ बातें करते हैं, और कितनी लैंग्वेज से वो एक्सपोजर है। और आपने देखना है कि बच्चा कहीं चाइल्ड अब्यूज तो नहीं हो रहा, चाइल्ड निगलेक्ट तो नहीं हो रहा बच्चे के साथ। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसका एक्सपोजर नहीं है, अब्यूज है उसका, निगलेक्ट है उसका, तो इन सब कंडीशन के अंदर उसका डेफिनेटली साइको सोशल डिप्रिवेशन होगा और उसकी स्पीच जो है वो डिलेड आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट काजेस है जो स्पीच डिले करा सकते हैं। तो इस तरह आपने केस को अप्रोच करना है। आपने सबसे पहले उसकी स्पीच का पूछा कि स्पीच के माइलस्टोन्स अभी क्या हैं, उनका कंसर्न क्या है। फिर आपने स्पीच के सारे माइलस्टोन पूछे, रेड फ्लैग को असेस किया, बाकी डेवलपमेंटल असेसमेंट की, हेयरिंग को डिटेल में पूछा, ईयर इन्फेक्शंस को वहाँ पे एवेल्यूएट किया। उसके बाद आपने उसकी बर्थ हिस्ट्री ली, आपने उसकी जो है वो जो काजेज है इसके अंदर सारे काज को आपने इंडिविजुअली देखा, आपने उसके ग्लोबल डेवलपमेंट डिले काज को देख लिया, बर्थ हिस्ट्री से आपने उसकी सीपी और इस तरह काज को निकाल लिया जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले और आईडी करा सकते हैं। आपने उसको डिसमॉर्फिज्म का पूछ लिया, आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री ले ली, और मोटर डिसफंक्शन का पूछ लिया, स्ट्रक्चरल काजेस का पूछ लिया। आपने उसके जो है वो बिहेवियर डिसऑर्डर्स के अंदर ऑटिज्म, एडीएचडी और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पूछ लिया। आपने उसके एनवायरमेंटल एक्सपोजर का पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट काजेस हैं जिनको आपने एवेल्यूएट करना है, और फिर एग्जामिनर को बताना है कि आपके बच्चे के अंदर स्पीच डिले है या नहीं, उसकी स्पीच किस एज के ऊपर है, उसकी स्पीच डिले का काज क्या है, और आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका प्लान देना है कि मैं इसके में क्या करवाऊंगा। अगर आपको लगता है बच्चा सिर्फ उसके अंदर जो है वो मसला हेयरिंग का है, तो डेफिनेटली आप उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग कराएंगे और हेयरिंग असेसमेंट कराएंगे और डेवलपमेंटल असेसमेंट कराएंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर जो इश्यूज हैं उसका ग्लोबल डेवलपमेंट डिले है, तो डेफिनेटली उस सूरत में आप हेयरिंग असेसमेंट तो आप हर केस में कराओगे, लेकिन अगर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होगा तो आपने उसकी डेवलपमेंट असेसमेंट करानी है, उसकी हेयरिंग असेसमेंट करानी है। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपने उसकी कोई एमआरए या अदर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान दोगे। अगर उसकी हेयरिंग में इशूज आएगा तो डेफिनेटली आप उसके जो है वो हेयरिंग डिवाइसेस दोगे, या फिर आप कोक्लियर इम्प्लांट करवाओगे अगर उसका बहुत सीवियर डिले है और सीवियर हेयरिंग इश्यूज हैं आपके, कि उसका हेयरिंग इम्पेयरमेंट बहुत सीवियर किस्म की है, और उसका आप जो है वो डेफिनेटली स्पीच थेरेपी भी उसको एडवाइस करोगे। तो इटोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप हेयरिंग असेसमेंट जरूर करवाओगे, आप उसकी डेवलपमेंट असेसमेंट जरूर करवाओगे, आप उसकी स्पीच असेसमेंट और स्पीच थेरेपी जरूर करवाओगे, और अगर हेयरिंग के इश्यूज हैं तो आप उसको हेयरिंग एड्स दोगे। अगर हेयरिंग एड्स से काम नहीं बन रहा या बहुत सीवियर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो फिर आप उसके अंदर कोक्लियर इम्प्लांट की तरफ भी जा सकते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ें एज स्पेसिफिक हैं, किस एज तक के बच्चों को आप ये चीज़ें करा सकते हैं। डेफिनेटली जब बच्चा आपका 5 ईयर ऑनवर्ड हो जाता है तो उसके अंदर फिर अगर हेयरिंग की वजह से उसका स्पीच डिले हो गया है तो उसकी स्पीच की रिकवरी के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। थैंक यू।